फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 साइंस पढ़ रहे थे पीपीएससी टीआरई के लिए, ठीक है, एससीईआरटी से। तो हम लोग जो है 44 तक क्वेश्चन देख चुके थे और प्रीवियस ईयर भी देख चुके थे। आज जो है 45 नंबर से, जो कि तीसरा नंबर अध्याय है, तंतु से वस्त्र तक। क्या है चैप्टर का नाम? तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें हम लोग जो है तंतु के बारे में कुछ बताए थे पिछले चैप्टर में भी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा तंतु मानव निर्मित नहीं है? तो क्वेश्चन समझिएगा। मानव निर्मित तंतु जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मानव निर्मित नहीं का बात किया, जानते हैं रेशम होता है। कौन होता है? रेशम मानव निर्मित नहीं है। अब प्राकृतिक तंतु बताए थे, पटसन, जूट, कपास, अलसी और रेशम, ये सब कौन है? प्राकृतिक तंतु है। मानव निर्मित नहीं मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक। तो वही कह रहा था। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पाया जाता है? जानते हैं, कर्नाटक में, ठीक है। भारत में कहाँ? कर्नाटक में। विश्व में कहेगा सबसे अधिक रेशम कहाँ? तो चीन में। कहाँ पर? चीन। और बिहार में कहेगा तो भागलपुर में सबसे अधिक जो है रेशम जो है बिहार में। कहाँ पर? तो यहाँ पर भागलपुर का बात करेगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर 46 नंबर क्या कहता है, कपास के किस भाग में रुई बनती है? कपास के किस भाग से रुई बनता है? जानते हैं, फूल या बीज से। जानते हैं क्वेश्चन क्या होता है? फूल या बीज से बनता है। कपास जो है कहाँ से बनता है? फूल या बीज से बनता है, याद रखना है, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, फूल या बीज से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कपास की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? जानते हैं आप लोग, पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में, जो कि पश्चिमी भारत में पूछेगा कहाँ पर? तो महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कपास की खेती अधिकतर होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेशम कपड़ों की विशेषता क्या होती है? रेशम का कपड़ा जो होता है ना, चमकदार होता है। क्या होता है इसका विशेषता? ये चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार होता है इसका कपड़ा, याद रखना है। इसका कपड़ा कैसा होता है? चमकदार होता है। अगला, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कहता है डैश और डैश से प्राप्त तंतु पादप तंतु होते हैं। जानते हैं, पटसन और कपास से जो प्राप्त होता है तंतु, उसको कौन सा तंतु कहते हैं? पादप तंतु कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, रुई तथा जूट पादपों को कौन कौन से भागों में प्राप्त होता है? जानते हैं, रुई जो है बीज या फूल से प्राप्त होता है। जूट जो है तना से प्राप्त होता है। किससे? तना से, याद रखना है। अगला देखिए, तना सेल्यूलोज का बना होता है। तना जितना भी है वो किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। जानते हैं पादप में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। पेपर, शैवाल इस सब में भी सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है शाकाहारी का जो है जंतु का जो है क्या लंबी होती है? छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता मानव निर्मित तंतु क्या है? जानते हैं, पॉलिस्टर और नायलॉन और एक्रिलिक, याद रखना है। मानव निर्मित तंतु क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। पॉलिस्टर जो है ना जल्दी सूखता है और कम पानी अवशोषित करता है, याद रखना है। और नायलॉन जो है पहला कृत्रिम रेशा है। पूछेगा पहला कृत्रिम रेशा क्या है? ये मानव निर्मित, तो याद रखना है पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पटसन का प्रमुख उत्पादक किन किन राज्यों में? जानते हैं, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल और असम में। प्रमुख उत्पादक जो है बिहार में जो है पटसन का कहाँ होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रुई और जूट किससे प्राप्त होता है? जानते हैं, तंतु से। तंतु से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कपास से क्या बनाया जाता है? कपास से धागा बनता है। जैसे फाइबर से यर्न यानी धागा, और यर्न यानी धागा से कपड़ा बनता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रेशम, ऊन और जूट किसके प्राकृतिक उदाहरण है? जानते हैं, तंतु का उदाहरण है। ये सब क्या है? तंतु है। तंतु बताएं तो 2 प्रकार का, दूसरी का उदाहरण है ना। अगला,
प्राचीन काल में लोग किस सामग्री का उपयोग लोग कपड़े बनाने में करते थे? जानते हैं आप लोग, प्राचीन काल में जो है लोग जो है किसका उपयोग करते थे? घास का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त होता है? पौधे और जानवरों से। याद रखना है, पौधा और जानवरों से कौन सा तंतु प्राप्त होता है? प्राकृतिक तंतु। नाखून, बाल, ऊन में केरोटीन प्रोटीन होता है। याद रखना, जो पचता नहीं है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है, चरखे के उपयोग का उद्देश्य क्या था? धागा बनाना। चरखा का उपयोग जो गांधी जी जो शुरू किए थे वो किस लिए शुरू किए थे? धागा बनाता था उसी से ना, चरखा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, कपास कहाँ से प्राप्त होता है? जानते हैं, कपास काली मिट्टी में होता है, जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। जानते हैं आप लोग, ठीक है, मिट्टी, काली मिट्टी वाली गर्म जगहों से, ठीक है, याद रखना है। अगला यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पटसन यानी जूट को किससे प्राप्त किया जाता है? जानते हैं, तना से। धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ क्या कहलाती है? बुनाई एवं बंधाई। याद रखना है, बुनाई एवं बंधाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस प्रकार के धागे द्वारा वस्त्र बनाए बुनाई सबसे अधिक प्रचलित है? किस प्रकार के धागे द्वारा? कपास के धागे के द्वारा। किसके द्वारा? कपास के धागे के द्वारा, याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कौन सा गुण दबाने और खरोंचने में आसानी से संबंधित है? जानते हैं, लचीलता कहते हैं, यानी जिसको जो है दबा सकते हैं और जिससे खरोच सकते हैं उसमें जो है ना लचीलापन होगा ना। जैसे कि टेबल कुर्सी कहते हैं, प्लास्टिक का जो भी सामान होगा उसको दबा सकते हैं, वो लचीला होता है, वो लचीलता कहते हैं उसी को, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला बात है, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर। कहता है आघात वर्धनीयता किस में होगा? ज़्यादा आघात वर्धनीय पीट कर चादरा बनाया जा सकता है, ज़्यादा होगा सोना में। सबसे ज़्यादा पतला तार चादर यानी बनता है, तार जो बनता है, यानी तन्यता जो है खींच कर तार बनाया जा सकता है। तन्यता मतलब क्या हुआ? खींच कर उसको तार बनाया जा सकता है। तो याद रखना है, सबसे अधिक तन्यता जो है सोना में होता है, इसके बाद चांदी में, इसके बाद कॉपर में यानी तांबा में होता है, ठीक है। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु जो है कौन है? सोना है, इसके बाद चांदी, इसके बाद क्या है? कॉपर है। यानी पीट कर चादरा बनाया जा सकता है, यानी सबसे अधिक पतला जो है जानते हैं कौन सा होता है? यहाँ पर सोना होता है, पतला, उसको पतला से पतला बना सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला Ag यानी सिल्वर काला हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। और कॉपर जब हरा हो जाता है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है वो, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कठोर। कठोर जो है किसको कहेंगे? चाकू से काटा ना जा सके उसी को कठोर कहेंगे, और नाखून से खुरचा ना जा सके उसी को कठोर कहते हैं। जैसे स्टील, इसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं और ना ही इसको नाखून से हम खरूच सकते हैं। खुरचा मतलब खरूच सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। और चिम्मड़ यानी एक तरह से पूरा जो रहता है चाकू से काटा जा सके और नाखून से खुरचा जा सके उसको चिम्मड़ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक सब जो है वो क्या होता है? चिम्मड़ होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ या तत्व कहेगा हीरा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ या तत्व कहेगा तो क्या है? हीरा है। सबसे अधिक कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम। सबसे अधिक कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 65 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। इसको जो है अगर यदि 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे या फिर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं किसको? जिप्सम को, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर दी बनाना है तो जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे या फिर उसको कितना 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो कैसा, कौन सी बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O। हाफ जैसे कि हड्डी टूट जाता है ना, तो उसी में उसका यूज होता है। हड्डी जोड़ने में, हड्डी टूटता है तो हड्डी को जोड़ने में जो है इसी का उपयोग होता है, याद रखना है, ठीक है। इसका नाम भी पूछ जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं इसको। 2 है इसलिए हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है यहाँ पर याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट
हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा है ना, पर 1/2 है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हेमी बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको कहीं पर लिखा रहता है इस तरह भी दे देगा, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्या गो है, कैल्शियम सल्फेट एगो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन यानी जल क्या गो है, सॉरी H2O क्या गो, 2 गो है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कहीं कहीं 2 लिख देगा, यहाँ पर 4 कर देगा, यानी 1 था तो यहाँ 2 हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, 2 है तो यहाँ कितना कर दिया, 4। ये भी सूत्र देता है कहीं कहीं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी जिप्सम का ही सूत्र हुआ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 था तो क्या हो गया, यहाँ पर आधा हो गया है, 1/2 कर दिया है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 कर दिया है, तो यहाँ पर वही चीज़ ना है, वही सूत्र है ना। इस तरह भी कहीं पर लिखा हो रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, समझिएगा। देखिए क्या कहता है, विलयन यानी घोल, विलयन मतलब क्या होता है, घोल। विलय और विलायक जो मिलकर जो है विलयन का निर्माण होता है। विलय के मात्रा के आधार पर जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। पूछेगा विलयन कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, असंतृप्त, पहला असंतृप्त, दूसरा संतृप्त और तीसरा अति संतृप्त, ठीक है। असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड, दूसरा सेचुरेटेड और तीसरा सुपर सेचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, देखिए क्या कहता है। सेचुरेटेड किसको कहेंगे, वैसा विलयन जिसमें विलयन विलय की मात्रा और घुल जाए, असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। असंतृप्त मतलब क्या हुआ, भरपेट भोजन नहीं करना। जैसे भोज खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भरपेट भोजन नहीं किए हैं, तो क्या हुआ, वो असंतृप्त है, यानी अभी वो भोजन करेगा, उसको असंतृप्त कहेंगे। और जब संतृप्त हो गया, यानी कि जब पूरा तरह से भोजन कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से फुल हो गया, पूरा पूरा भोजन हो गया, जैसे यहाँ संतृप्त, देखिए क्या सेचुरेटेड। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अब नहीं घुले, यानी कि वहाँ पर जो है अब कुछ नहीं उसमें घुले, यानी कि पूरा तरह से भोजन हम कर लिए। जैसे भोज खाने गए, पूरा पूरी सब्जी सब चीज़ जितना भी चीज़ है, रसगुल्ला उसका सब चीज़ खा लिए, तो पेट भर गया, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो गए, ठीक है। अब अति संतृप्त मतलब, अति मतलब कि पूरा तरह से खाए हैं लेकिन फिर भी इफेक्ट नहीं होता है कि फिर से खाने के लिए बैठ जाता है, तो यानी कि अगर एक्स्ट्रा में रसगुल्ला चला देगा तो फिर से खा लेगा। उसी प्रकार अति संतृप्त मतलब सुपर सेचुरेटेड मतलब हुआ वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए। मतलब कि खाना खाना चाहिए 3 रोटी, हम 4 रोटी खा लिए, तो एक तरह से आवश्यकता से अधिक ना खा लिए, ठीक है। तो वही हो गया कौन सी, अति संतृप्त उसको कहते हैं, ठीक है। इसको समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और समझिए, कहता है विलयन, विलयन जो है वो तो विलय के आधार पर यहाँ पर बताएं, विलय के आधार पर। अब यहाँ पर विलयन जो है एक तरह से 2 प्रकार का ये भी होता है, तनु विलयन यानी पतला विलयन जिसको कहते हैं उसको तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन यानी गाढ़ा विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। तनु विलयन लिखा रहेगा तो समझना है पतला विलयन है। विलयन मतलब घोल, यहाँ पर समझना है। विलय यहाँ पर देखिए, तनु विलयन किसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए जिस विलयन में विलय यानी घुल्य पदार्थ की मात्रा कम हो, किसका कम हो, विलय की मात्रा, देखिए तीर का निशान नीचे की ओर है, तो यहाँ पर जो है ये बता रहा है हमको विलय जो है क्या है, कम हो। और विलायक की मात्रा देखिए तीर की निशान कहाँ है, ऊपर की ओर, विलायक की मात्रा अधिक होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से तनु विलयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सांद्र विलयन किसको कहेंगे, कि जिस विलयन में विलय यानी घुल्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा देखिए ऊपर की ओर है ना 30 का निशान, यहाँ पे विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, सांद्र विलयन, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, नमक का संतृप्त घोल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जानते हैं नमक जो है उसमें नमक घोल दिए हैं, मान लीजिए पानी में नमक घोल दिए, अब उसमें घोल दिए, अब उसको और हमको घुलाना है, संतृप्त घोल बनाना है, यानी कि तो उसको क्या करेंगे, नमक का गर्म पानी में घोल बनाना, यानी नमक को अगर दी पानी जैसे ठंडा पानी में घोले, अब उसको अगर दी और उसमें ज़्यादा घुलाना है, तो उसको नमक को क्या कीजिए, पानी नमक और पानी को जो गर्म पानी में मतलब पानी में खौला दीजिए, नमक का गर्म पानी में घोल ज़्यादा हो बनाना। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, नोट, गर्म करने पर विलय जैसे चीनी, विलय यानी चीनी नमक की विलयता घुलनशीलता बढ़ जाती है,
कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे ना तो उसमें और मात्रा जो है ना घुल जाता है। जितना पानी में जैसे चीनी और पानी अगर घोलते हैं उस जितना घुलेगा, घुलने का घुल गया, अगर उसको और गर्म कीजिएगा तो और घुल जाएगा उसमें, ठीक है, चीनी और पानी। तो वही कह रहा है यहाँ पर, याद रखना है, नोट में लिख दिया है। गर्म करने पर विलय यानी चीनी पानी, विलय मतलब चीनी पानी जो है, चीनी नमक सब जो है विलयता क्या होता है, अर्थात घुलनशील बढ़ती है उसकी, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्या इंगित करता है कि किसी पदार्थ को हाथ में तेल की तरह चिपचिपा लगे। पदार्थ की अम्लीयता बताएगा, ठीक है। अम्लीय अगर ये पदार्थ होगा तो क्या होता है, चिपचिपा लगेगा, इंगित करेगा। चिपचिपा को साफ करना है तो क्षारीय उसमें जो है ज़रूरी है। क्षारीय जैसे कि सोडा वोडा या फिर सरफ उरफ ले लीजिए, क्षारीय एक तरह से उसको दूर कर देगा, साफ कर देगा। चिपचिपा को यानी अम्लीय चीज़ों को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्षारीय चीज़ लेना होगा, तो वही कहता है यहाँ पर। आगे देखिए, धातु किसे कहा जाता है, जो चमकता है उसको धातु कहते हैं। और जो सुचालक होता है विद्युत का, चादर बनाया जा सकता है यानी पतला उसको तार। चमक होता है धातु में, धातु क्या होता है, लचीला होता है। ये सब याद रखना है, धातु का गुण है कुछ। ये क्लास जो आगे बढ़ेंगे ना, क्लास 10 में बढ़िया से धातु और धातु चैप्टर है, उस पर डिटेल और करेंगे। ये तो क्लास 6 का है, क्लास 6 में जितना सा बात दिया उतने से पढ़िएगा, उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं। वैसे जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, याद रखना है। यानी कि जल ऐसा चीज़ है जो कि सभी चीज़ों में घुल जाता है, याद रखना है। सार्वत्रिक, कौन कौन से पदार्थ जल में घुलनशील, घुलकर जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तेल, ठीक है, तेल होता है। धातु जब, याद रखना है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा धातुक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। और चूना जल में घुलनशील है। चूना किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जानते हैं सब कोई। चूना जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है। चूना यानी वही ना हुआ, चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे चूना का सूत्र क्या होता है, CaSO4 CaCO3, CaSO4 कहता है, CaSO4 CaCO3 होता है चूना, ठीक है। आगे देखिए 70, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर किस पदार्थ वर्गीकृत किया जाता है। जानते हैं वस्तुओं को गुणों के आधार पर, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी यानी अर्ध पारदर्शी इसको कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी मतलब ओपेक, अब पारभासी मतलब हुआ ट्रांसलूसेंट, याद रखना है, अर्ध पारदर्शी। जैसे पारदर्शी मतलब क्या हुआ, आर पार दिखे, जैसे शीशा से आर पार दिखता है। और पारदर्शी मतलब आर पार ना दिखे, जैसे लकड़ी ईंट, और पारदर्शी हुआ। उसी प्रकार से अगला कहता है ट्रांसलूसेंट में आंशिक दिखे यानी थोड़ा थोड़ा दिखे, जैसे सूती वस्त्र, तेलीय कागज, ये सब जो है इससे कम दिखेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पारभासी या अर्ध पारदर्शी। वस्तुएं किससे बनती है, रासायनिक तंतु से। किससे बनता है वस्तुएं, रासायनिक तत्वों से, तंतु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, याद रखना, आगे पढ़ाएंगे ये सब चीज़। अगला देखिए क्या कहता है, अगला देखिए क्या कहता है, आवश्यक सामग्री कि 3/4 जल की आवश्यकता क्यों है घोल बनाने के लिए, ठीक है, यानी H2SO4 सीसा संचालक सेल है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, संतृप्त घोल किसे कहते हैं, घोल वैसा घोल जिसमें और अधिक पदार्थ नहीं घुलता उसको संतृप्त कहते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम वस्तुएं कहाँ मिलती है, भूमि पर मिलती है, जानते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है, अब ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भूमि पर जो है सबसे अधिक गैस ऑक्सीजन है, इसके बाद सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद आयरन है। आज शरीर में जो है सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम है। एकमात्र जो है धातु है जो कि शरीर में है, कैल्शियम, इधर सब अधातु है, याद रखना। आगे देखिए क्या कहता है, कौन सा धातु बहुत आसानी से चमक खो देता है, लोहा। सबसे अधिक जो है जल्दी चमक कौन खोता है, लोहा ही खोता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
कुछ गैस जल में घुल जाते हैं, इनमें से कौन सी गैस शामिल नहीं है? हीलियम, ठीक है, जो कि जल में नहीं घुलते हैं, याद रखना। कुछ गैस जल में घुल जाते हैं, इनमें से कौन सी गैस शामिल नहीं है? हीलियम यानी अक्रिय गैस है। गुब्बारे में जानते हैं हीलियम, वायुयान के टायर में भी हीलियम। जो उड़ता है ना, उसमें याद रखना, जो ऊपर की ओर जाता है उसमें हीलियम ही भरा जाता है, क्योंकि हल्का होता है हीलियम, इसीलिए, ठीक है। जो नीचे रहता है उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे, धात्विक पदार्थ का चमकना कैसे बंद हो सकता है? ऑक्सीकरण के कारण। जैसे कि धातु है यानी लोहा है, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हवा के समय जंग न लग जाता है उसमें, हवा के संपर्क में नमी के मात्रा में, और तो जंग लग जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, छोटी पीन पानी में क्यों डूब जाता है? उसका घनत्व अधिक होता है। छोटा पीन जो है ना, पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर ट्रिक हम बता दिए, घनत्व कम जिसका होगा वो तैरेगा, जो तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, ऐसे याद रखिए। जो डूब जाएगा उसका घनत्व अधिक होगा। जैसे यहाँ पर बर्तन लिए हैं, इसमें जल लिए है, पानी और बर्फ़, ये टुकड़ा जो है किसका है? बर्फ़ का। ये पानी में क्या करता है? तैरता है। जब बर्फ़ तैरता है, ये डूबेगा नहीं, इसका क्या हुआ? ये जो है तैरता है, क्यों? घनत्व पानी बर्फ़ का क्या है? कम है, ठीक है। और जैसे कि पानी में आदमी जो है, मछली ले लीजिए या आदमी जो है, जैसे मनुष्य ही ले लीजिए, मनुष्य यहाँ पर लिए हैं, ये तैरता है, क्योंकि तैरता है क्यों है मनुष्य? क्योंकि घनत्व क्या है? कम है पानी से, पानी का घनत्व अधिक हो गया, यहाँ पर पानी का घनत्व अधिक है, इसीलिए जो है वैसा होता है, याद रखना है। अब देखिए, कुछ पदार्थ किस कारण से तैर सकते हैं? वे कम घनत्व वाले होते हैं, जिसके कारण से वो तैर सकते हैं। जैसे कि अभी बर्फ़ जो है कम घनत्व का है और पानी क्या है? ज़्यादा घनत्व का है, इसीलिए जो है पानी में बर्फ़ क्या होता है? तैरता है। आगे देखिए, क्वेश्चन जो पूछा है PYQ लिए हैं, समझिएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जानते हैं, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर को रेशम यानी मार्ग यानी सिल्क सिटी कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ BPSC TRE 3 में पूछा था 11 पॉइंट। भारत के रेशम शहर के रूप में भागलपुर को जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, भागलपुर अपने टसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट है इसमें, जो पूछा हुआ सब लाए हैं यहाँ पर, अच्छे से देखिए। कहता ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा? ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील है। TRE 3 में पूछा था। रासायनिक, देखिए अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग को कहते हैं क्या है? रासायनिक भाषा में जो है मोर्चा यानी जंग को क्या कहता है? यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये भी TRE 3 में पूछा था, ठीक है। इस वीडियो में जो है हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको भी बनाते जाते हैं। आज हम लोग तंतु जो है इस चैप्टर ख़त्म हो गया 3। अब 4 भी है, 4 का भी इसमें कुछ ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखे नहीं थे, लेकिन 4 का भी इसमें सवाल था, ठीक है। धातु वाला जो है थोड़ा बहुत ही सब, तो यहाँ पर जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे थोड़ा बढ़ाइए चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है इसमें, तो हम बनाएंगे और भी वीडियो हर एक इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।